हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हम कंटेंट लेकर आए हैं वह लेकर आए हैं यूजीसी, यानी कि यूजीसी जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनका सेकंड पेपर, जिन स्टूडेंट का सेकंड पेपर है हिंदी, तो उनके लिए हम ये कंटेंट लेकर आए हैं। और इस कंटेंट में जितने भी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट बनेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे। आपकी प्रैक्टिस काफ़ी हो चुकी होगी, लेकिन अब ये जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ये सुपर फास्ट आपके जो है रिवीजन हैं। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है यूजीसी नेट के हिंदी का एग्ज़ाम देने के लिए। और सभी को मालूम है कि 15 में आपका एग्ज़ाम होगा और 15 तक आपको 21 डेज मिलेंगे। 21 से ज़्यादा ही बैठ रहे हैं तो तब तक हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए और हिंदी मिरर के साथ अपने सेकंड पेपर हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। जो आज ही जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, जिससे नई वीडियो के जो हिंदी का हम डालेंगे कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित करना है। यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है। तो जो असत्य कथन है वह तो देख लीजिए, इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। बाकी देखिए, यह कृति आदेश अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है। तो ये इसके जो है सत्य कथन है। चलिए डिटेल देखते हैं। इस कृति में मानवीय संयोगों का उदात्तीकरण नहीं है। कामायनी के संदर्भ में यह सत्य कथन है, जबकि यह कृति अभेद मूलक अद्वैत का शंखनाद करती है। नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है, शाश्वत जीव और मनुष्य कल्याण का काव्य है। यह सभी कथन कामायनी के संदर्भ में सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भरत मुनि के रससूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? जो भरत मुनि का रससूत्र है उस पर अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किसने की है? अभिनव गुप्त ने, भट्टनायक ने, या भट्टलोलट ने, या फिर शंकुक ने? तो जो अनुमितिवाद है वह है शंकुक का। चलिए डिटेल चेक करते हैं क्या है। भरत मुनि के रससूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या आचार्य शंकुक ने की है। रससूत्र के व्याख्याता आचार्य, उनके सिद्धांत इस प्रकार हैं। ठीक है, आपको इनका तो पता चल गया है कि अनुमितिवाद की जो की है वो शंकुक ने की है, लेकिन इसके व्याख्याता आचार्य और भी हैं। चलिए उनके बारे में डिटेल देखते हैं। भट्टलोलट ने जो सिद्धांत है उनका उत्पत्तिवाद आरोपवाद, शंकुक का है अनुमितिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद भोगवाद, अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। तो ये जरूर आते हैं एग्जाम में, 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। ये कवि हैं, हमें जो है इनको जो है इसका कालक्रम अनुसार लगाना है आरोही क्रम में। ठीक है, केशव सेनापति देव पद्माकर, सेनापति पद्माकर देव केशव, देव केशव पद्माकर सेनापति, या फिर केशव देव सेनापति पद्माकर। तो जो आपका इसमें आंसर जाएगा वह जाएगा केशव सेनापति देव पद्माकर। चलिए यहाँ पर डिटेल देख लीजिए। इनकी यहाँ पर जन्म तिथि है और इसके हिसाब से इन्होंने इसको आरोही क्रम में लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। संगम युगम का चयन करना है। यहाँ पर सिर्फ एक ही कोई सा सही है। काव्य प्रकाश आनंदवर्धन, काव्य दर्श भामा, काव्य अलंकार सूत्र वामन, काव्य अलंकार दंडी। तो देख लीजिए आपका आंसर कोई सा सही जा रहा है। अगर आप लगा रहे हैं सी तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर डिटेल है इसकी, चलिए चेक करते हैं। काव्य प्रकाश मम्मट का है, काव्य दर्श दंडी का है, काव्य अलंकार सूत्र वामन का है। ठीक है, और काव्य अलंकार जो है भामा का है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर जो है सी सही जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखते हैं। प्रयोगवाद का अधिक ध्यान कला केंद्रित था। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के द्वंद्व से नई कविता तथा साहित्य के अन्य रूप सामने आए। प्रयोगवाद में सामाजिक समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया गया। ठीक है, अब आते हैं इसके कथन कौन कौन से सही जा रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। तो देखना है पहला दूसरा या दूसरा है दूसरा तीसरा या पहला और तीसरा। तो इसके जो दो कथन ऊपर वाले हैं पहला और दूसरा वो सही जा रहे हैं। अब ये समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया गया है, तो यहाँ पर सत्य कथन आपका 1 और 2 सही जा रहा है। यहाँ पर डिटेल है, चेक कर सकते हैं। प्रयोगवाद का अधिक ध्यान कला केंद्रित था, सही है। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के द्वंद्व से ही नई कविता तथा साहित्य के अन्य रूप सामने आए हैं। अब आते हैं रैदास किसके गुरु थे? रैदास किसके गुरु थे? मलुकदास, लालदास, हरिदास, मीराबाई। तो रैदास जो थे मीराबाई के गुरु थे। चलिए डिटेल देखते हैं।
रैदास मीराबाई के गुरु थे, इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ये प्रश्न मोस्टली पूछा जाता है कि रैदास के कितने पद जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब में हैं। रैदास का जन्म कब हुआ? 1388 में काशी में हुआ। इनके गुरु का नाम रामानंद था। यहाँ पर आपको रैदास जी के गुरु का भी नाम पता चल गया। और इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग बात समानी, ये पंक्ति काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में। संत कवियों के गुरुओं का नाम इसी प्रकार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर और बाकी संत कवि हैं। मलुक दास के गुरु परशोत्तम दास हैं, हरिदास के गुरु प्रागदास हैं, लालदास के गुरु गदन चिश्ती हैं, मीराबाई के रैदास हैं। तो सब आपको मीराबाई के साथ साथ औरों के गुरु का नाम भी पता चल गया। बहुत अच्छी जानकारी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न बन रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? लक्षण ग्रंथकार नहीं है। घनानंद, चिंतामणि, सेनापति, मतीराम। तो जल्दी से सोच लीजिए। तो जो लक्षण ग्रंथकार नहीं है वह जो है घनानंद नहीं है। चलिए डिटेल देखते हैं। घनानंद लक्षण ग्रंथकार नहीं है। ये रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। इनका जन्म 1689 में बुलंदशहर में हुआ था। यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले थे। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं सुजानसार, इश्कलता, विरहलीला, वियोगबेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली और यमुना यश। बहुत अच्छी जानकारी। और घनानंद से आपका क्वेश्चंस कुछ भी बने लेकिन 100% जरूर बनेगा। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको मिली है। चलिए आगे चलते हैं। रामानुचार्य, यहाँ पर देखना है कि कौन सा संगम युग चयन करना है। रामानुचार्य शुद्धाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य द्वैतवाद, मध्वाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। तो इन चारों में बताना है कौन सा सही जा रहा है। तो इसमें आपका निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद है, बाकी इसमें रॉन्ग है यानी कि गलत है। चलिए सही मैचिंग देखते हैं यहाँ पर। रामानुचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है, निम्बार्काचार्य का ये आपको बता ही दिया गया है, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद है और माधवाचार्य का द्वैतवाद है। तो इसको भी याद कीजिए। यहाँ से भी 100% आपका प्रश्न बनता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। पंक्ति बिल्कुल अभी हमने आपको बताई थी। तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी, बंजारा, परंपरा बंधन नहीं, भाव पुरुष श्री कृष्ण। ये काल कर्म अनुसार आपको निबंध लगाने हैं। परंपरा बंधन, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी, बंजारा मन, भाव पुरुष श्री कृष्ण। तुम चंदन हम पानी, परंपरा बंधन नहीं, भाव पुरुष श्री कृष्ण, आंगन का पंछी और बंजारा मन। आंगन का पंछी और बंजारा मन, तुम चंदन हम पानी, भाव पुरुष श्री कृष्ण, परंपरा बंधन नहीं। तो यहाँ पर हमें कालक्रम के अनुसार लगाना है। सोच लीजिए आपका आंसर इसमें से ABCD में से कौन सा जा रहा है। अगर आप लगा रहे हैं ए तो बिल्कुल सही। चलिए चेक करते हैं इनके निबंध। विद्यानिवास मिश्र की जगह है ये। तो इसमें देखिए, तुम चंदन हम पानी 1957 में, फिर ये 1963 में, फिर ये 1976 में और ये 1990 में। तो प्रमुख निबंध आपको पता चल चुके हैं विद्यानिवास मिश्र के। मुझे लगता है तुम चंदन हम पानी सभी को पता था, लेकिन हो सकता है ये वाला तो मोस्टली ही आप लोगों को पता होगा। तो एक अच्छी जानकारी आपको मिली है हिंदी मिरर की तरफ से। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रगतिवाद, सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला क्योंकि वह मार्क्सवाद पर आधारित था। तो ए सही है, आर गलत है, ए आर दोनों सही है, या फिर आपका ए आर दोनों गलत है, या ए गलत है आर सही है। तो इसका बी आंसर सही जा रहा है, ए आर दोनों सही है। प्रगतिवाद, सामूहिकता, वर्ग संघर्ष, सर्वहारा की विजय को लेकर चला था क्योंकि वह मार्क्सवाद पर आधारित था। तो ये दोनों ही आपके सही जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप देखते हैं हमारा क्या बन रहा है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित करना है। कितने हृदय के मधुर मिलन, क्रदन करते वर्ण विरह कोक। पंत जी का है, आगे है, प्रसाद है या फिर निराला है। तो देख लीजिए, पंक्ति को बड़े अच्छे ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है आपका मन कि इसमें कौन जा रहा है, कौन से कवि की पंक्तियां हैं ये। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये आपके प्रसाद जी की पंक्ति है। और यहाँ पर देख लेते हैं, कितने हृदयों के मधुर मिलन, क्रदन करते वन विरह कोक। उपरयुक्त पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित हैं। बाकी पंक्तियां देख लेते हैं, इनकी जो मुख्य पंक्तियां हैं कौन कौन सी पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो पंत जी की मोस्टली ये पूछी जाती है, अरुणध्रुव के पल्लव प्रातः मोतियां सा हिलता हिमहास। महादेव वर्मा जी की वे मुस्काते फूल नहीं, जिनको आता है मुरझाना वे तारों के दीप नहीं। प्रसाद जी क्या है, मेरे अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में, वन किरण कभी आ जाना। निराला जी की होगी जय हे प्रसुत्तम नवीन। ठीक है, तो यहाँ पर बता दी गई हैं कि ये पंक्तियाँ हैं।
चलिए आगे चलते हैं आपके प्रश्न पर। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन हमें छांटना है। आपके सिलेबस में उत्तरकांड आपको पता है कि है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा असत्य यानी कि सही नहीं है। इसमें राम के लोक का श्री आनंद का चित्रण सही है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, बिल्कुल सही है। इसमें शैव वैष्णव मतों का संबंध में दृष्टिगत होता है, सही है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वगारी समाधान दिया है। तो यहाँ पर आपका जो डी है वो सही नहीं जा रहा है, तो देखते हैं क्यों नहीं। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वगारी समाधान दिया गया है, यह कथन असत्य है, क्योंकि इस कांड में युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वगारी समाधान का चित्रण किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। असत्य कथन यहाँ भी देखना है हमने। श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है। राम की शक्ति पूजा रामकथा से संबंधित रचना है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है। अंधेरे में कविता का चांद मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है, तो नहीं, गलत है इसमें, क्योंकि ये इसी में है। चलिए देखते हैं हम आपके प्रश्न का थोड़ा डिटेल हम चेक करते हैं इसकी। अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में ही संकलित है, तो इसलिए कथन असत्य है। श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है। देख लीजिए, सर्ग के बारे में हमेशा पूछा जाता है। जो आपके ये 15 सर्ग हैं, पूछ लेते हैं कि ईड़ा नंबर का कौन सा सर्ग है, या चौथे नंबर पे कौन सा सर्ग आता है, 9वें नंबर पे कौन सा सर्ग आता है। इस तरह से भी प्रश्न आपका बनता है। या फिर इस तरह से पूछ लेंगे कि जो श्रद्धा है कौन से सर्ग पर है, या सर्ग का ही नाम देकर पूछ लेंगे कि वहाँ पर श्रद्धा है, ईड़ा है, या कौन है। राम की शक्ति पूजा रामकथा से संबंधित रचना है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है। सभी कथन सत्य हैं। अंधेरे में मुक्तिबोध की लंबी कविता है, ये भी याद रखिए। जबकि चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह है, जिसमें भूल गलती पता नहीं, ब्रह्म राक्षस, लकड़ी का रावण, डूबता चांद, मुझे पुकारती हुई पुकार, मुझे पुकारती हुई पुकार, मुझे याद आते हैं, मुझे मालूम नहीं आदि कविताएं संग्रहित हैं। तो ये भी याद रखिए कि चांद का मुंह टेढ़ा में इतनी सारी कविताएं संग्रहित हैं। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करके देखिए, बार बार पढ़िए तो याद हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आयो घोष बड़ा व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जो कि ब्रज में आय उतारी, या गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हैं। या पर प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ खेप का अर्थ माल का बोझ है, तो सही नहीं है के बारे में पूछा गया। जो सही है वो तो सही है ही है। तो यहाँ प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार है, ये सही नहीं है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। खेप का अर्थ माल का बोझ होता है। तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। आपके उपदेश रसायन रास के आपको बताना है रचनाकार कौन है। कवि विद्याधर है, शांगधर है, धनपाल है, जिनेन्द्र सूरि है। और मुझे लगता है ये प्रश्न बहुत इजी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत हो चुकी है। अब तो सिर्फ आपको रिवीजन मारना है अपना एक। तो जिनेन्द्र सूरि की है, देखते हैं इसकी डिटेल। उपदेश रसायन रास के रचनाकार जिनेन्द्र सूरि हैं। 12वीं शताब्दी में रचित जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यह भ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। ठीक है, यह 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। कभी कभी इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उपदेश रसायन रास क्या है, गीत रास है, या फिर नृत्य गीत है, नाट्य रास है, इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है। आपको इनकी अनुदित भी पता होनी चाहिए, इनकी मौलिक रचनाएं भी आपको पता होनी चाहिए सारी। ठीक है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, चंद्रावली, विद्यासुंदर, अंधेर नगरी। तो जो अनुदित रचना है वह कौन सी है, वह विद्यासुंदर है। चलिए देखते हैं डिटेल इसकी। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत विद्यासुंदर नाटक अनुदित रचना है। विद्यासुंदर चोर पंचाशी का संस्कृत जो चोर कवि द्वारा रचित थी, बंगाली भाषा में अनुदित यतीन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा। अब ये भी प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि जो विद्यासुंदर है कौन से उससे ली गई है, तो इसका भी नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी थोड़ी डिटेल यहाँ पर भी है। इनके अन्य अनुदित नाटक हैं रत्नावली, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। तो अनुदित सारी यहाँ आपको मिल गई हैं, और मौलिक आप देख लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या बन रहा है। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया था।
तो ये 1960, 1959, 1963, 1955 तो देख लीजिए कब किया गया था। तो इसकी डिटेल हमको दे दें आपको। केंद्रीय विद्या सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन 3 मई 1960 ईस्वी में किया गया था। यह संस्था नई दिल्ली में है तथा इसके संस्थापक स्वर्गीय श्री हरि बाबू कंसल थे। तो प्रश्न की जानकारी आपको मिल गई। अच्छा प्रश्न है, यूनिक है, बन सकता है एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। अष्ट छाप की स्थापना कब हुई? बहुत इजी है। अब मुझे लगता है ये प्रश्न का आंसर सभी को पता होगा। 1565, 1600, 1560 या फिर 1570। तो अष्टछाप की जो स्थापना हुई थी वो 1565 में हुई है। चलिए देख लेते हैं डिटेल। गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 में की और उन्होंने वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। और ये 8 कवि हम देख लेते हैं, कौन कौन से वल्लभाचार्य के हैं और कौन कौन से विठलनाथ के हैं। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न हमेशा बनता है कि सूरदास जी के गुरु, सूरदास जी किसके अंतर्गत आते? वल्लभाचार्य के, है ना। इस तरह के प्रश्न आपके बनते हैं। या फिर विठलनाथ जी के कौन से शिष्य थे? गोविंद स्वामी, चित स्वामी। ऐसे इसमें एक सूरदास जी डाल देंगे तो आपको लगाना होगा नहीं थे, सूरदास जी नहीं थे। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, मेरी आत्मकहानी, आत्मकथा, अर्थकथा। तो जो प्राचीन आत्मकथा है वह है अर्थकथा। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा अर्थकथा है। यह 1641 में बनारसी दास जैन ने ब्रज भाषा पद्य में लिखी थी। और ये प्रश्न ही बन जाता है कि जो पहली आत्मकथा लिखी गई वह गद्य में लिखी गई या पद्य में। तो ध्यान रखना कि यह पद्य में लिखी गई थी। आधुनिक ढंग की हिंदी की प्रथम आत्मकथा बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी आत्मकहानी जो 1941 में आई। ठीक है, आधुनिक ढंग की, ये पुराने उसकी थी और प्राचीनतम थी और ये नवीन थी। तो ये भी याद रखिएगा और इसका पद्य जरूर याद रखिएगा कि ये ब्रजभाषा में पद्य में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? रोनाल्ड बर्थ, देरिदा, स्पनगान या रॉबर्ट पेन वारन। तो जो इसके जन्मदाता हैं विखंडन के वह देरिदा हैं। चलिए देखते हैं इनकी जानकारी। विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता जॉक देरिदा। इनके रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइट एंड डिफरेंस। ये दोनों याद कर लीजिए, ये वाली इनका ग्रंथ जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी कौन सी रचना महाभारत संबंधित नहीं है? वन वैभव, शक्ति, संहार, सैरंद्री। तो बताना है कौन सी रचना महाभारत, यानी कि इनमें महाभारत से संबंधित हैं ये रचनाएं, लेकिन एक नहीं है। तो इसमें जो आपकी ये है शक्ति वह नहीं है। बाकी जिसमें सैरंद्री, वन वैभव, वंशसंहार ये महाभारत कहानी या कुछ भी कह लीजिए उससे संबंधित है। तो जबकि वन वैभव ये सब महाभारत से संबंधित रचनाएं, इनमें महाभारत का जिक्र किया गया है उसकी कहानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुल्हन अगिया काहे न धोवाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति है, सलेश है, रूपकतिशोक्ति है, दृष्टांत है। तो दुल्हन अंगिया कावे न धोयाई, इसमें अलंकार आपका जा रहा है रूपकतिशोक्ति। दुल्हन आगिन गाय ने धोवाई पंक्ति में रूपकतिशोक्ति अलंकार है। यहाँ जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाता है, जहाँ कराया जाए वहाँ रूपकतिशोक्ति अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका लिपियों का सही क्रम हमें बताना है। सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, चित्रलिपि, भाव मूलक लिपि, ध्वनि मूलक लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, ध्वनि मूलक लिपि या भाव मूलक लिपि, या फिर चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भाव मूलक लिपि या ध्वनि मूलक लिपि, या फिर भाव मूलक लिपि, चित्र या फिर सूत्र या फिर ध्वनि या फिर प्रतीकात्मक। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहले चित्र आए, उसके बाद सूत्र आए, उसके बाद प्रतीक आए, उसके फिर भाव आए, फिर ध्वनि आई, सबसे लास्ट में ध्वनि सोच लीजिए। फिर सबसे पहले आप चित्र सोच लीजिए, चित्र से सूत्र बनने शुरू हो गए, सूत्र से फिर प्रतीक आ गए, फिर लिपि भाव में बदल गई। चलिए यहाँ पर इसका पूरा चार्ट है, बहुत अच्छे आपके लिए ये चार्ट है। तो चित्र, सूत्र, प्रतीक, भाव, ध्वनि, इसको ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो और कोई ट्रिक इसकी अच्छी नहीं, आप देख लीजिए। चित्र, सूत्र, प्रतीक, भाव और ध्वनि, बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर बनेगा एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे, यह उक्ति किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा।
तो यह उक्ति खुसरो के बारे में किसने कही है? चलिए देखते हैं। इसका बी आंसर आपका सही जा रहा है। ये कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। यह उक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कही गई है। शुक्ल जी ने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास सभी को पता है लिखा है। यह नागरी पाठशाला सभा द्वारा प्रकाशित हुआ। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। तो उस इतिहास में उन्होंने ये पंक्ति कही, किसके लिए? खुसरो के लिए। लास्ट क्वेश्चन आपका, यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होता है। यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब विभावना है, दृष्टांत है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है। जल्दी से सोच लीजिए इसका आंसर आप क्या सोच रहे हैं। अगर आपने सोचा है बी दृष्टांत तो बिल्कुल सही। इसको पढ़कर ही देखो पता चला। यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो दृष्टांत से तो होगा ना। यहाँ देख लीजिए, जहाँ यदि उपमेय में उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो दृष्टांत अलंकार होता है। अब यहाँ पर सबकी ओर की भी परिभाषा आपको बता दी गई है। जहाँ बिना कारण के या जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहाँ विभावना अलंकार। बहुत अच्छा, ये अक्सर प्रश्न यहाँ से बनता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बारे में भी अक्सर पूछा जाता है। और इस अलंकार की और भी ज्यों त्यों, मानो, जानो, इस तरह की भी पहचान होती है। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित तो आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार तो होता है। उपमेय और उपमान में भेद रहित, भेद किया जाता है, अंतर किया जाता है, ठीक है। और जहाँ पर समान समझा जाता है वहाँ पर क्या होता है? चलिए, अब आपके प्रश्न हो चुके हैं 25 कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई है और अगर आप इस तरह की वीडियो अपने 15 की डेट जो आपकी आई है एग्ज़ाम की हिंदी की, उसकी तैयारी और भी चाहते हैं, और भी कंटेंट चाहते हैं, और भी अच्छे प्रश्न चाहते हैं, तो कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक एस और प्लस क्या करना है, सी करना है, यानी कि लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को हिट करना है, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखें जब तक कि आपका पेपर हो। एक से एक आपको प्रश्न मिलेंगे, अच्छे प्रश्न मिलेंगे, जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये प्रश्न तो मुझको पढ़ने चाहिए थे। किसके लिए? यूजीसी नेट की तैयारी के लिए। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए।